जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एसबी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सीरीज और दस्ताने को किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डाला जाता है? पीला, लाल, काला या फिर हरा। तो अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सीरीज और दस्ताने प्लास्टिक कचरा को किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डाला जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये वी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, प्लास्टिक कचरा जैसे कैथेटर हो गया, सीरीज और दस्ताने लाल बैग में जाते हैं ताकि उनका पुनर्चक्रण किया जा सके। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? जल का अवशोषण पूछा गया है तो जल का जो अवशोषण होता है ये मानव अंग में कहां पर होता है? तो ये बड़ी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, बड़ी आंत सही उत्तर होगा। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, लीवर या फिर थायराइड। तो इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है ये स्रावित होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से। किससे? तो अग्न्याशय राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो ये टाइफाइड है। क्या है? तो टाइफाइड जो है ये जीवाणुओं से होता है। किससे होता है? तो जीवाणुओं से टाइफाइड हो जाएगा राइट आंसर। बात करें कि कौन सा जीवाणु है तो साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से कह सकते हैं होता है। अगला है, और बहुत से साथी आप में से हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है, बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न है, प्राथमिक उपचार में सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआर का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो सीपीआर का पूर्ण रूप होगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में अत्यधिक समय लगना यानी स्कर्वी रोग होता है? क्या हो जाता है स्कर्वी रोग में? तो आपको पता होना चाहिए, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर डी। तो स्कर्वी जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी। ए से पूछा जाए तो ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी और डी से क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 हो जाएगा। क्या? तो 120/80 हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो डेसिबल हो जाएगा। क्या होगा? तो डेसिबल हो जाएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में, हृदय के पास, पेट में, मस्तिष्क के आधार में। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क के आधार में। कहाँ पर? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में। अगला है, पानी में घुलनशील विटामिन का सही युग्म कौन सा है? पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कैसे याद रखेंगे? तो भैंस गई पानी में तो
बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। जबकि वसा की बात अगर होगी तो याद रखेंगे ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और वी और सी ये किसमें है तो ये जल में यानी पानी में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग अस्पतालों में क्या पूछा गया है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl का उपयोग अस्पतालों में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है जरूर बताएंगे, गलती नहीं करेंगे। और आपको पता है कि आपका एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक है, तो जितना भी आपके पास समय है अपना पूरा समय आपने जब तक पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया होगा और रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो प्रश्न हमने क्या पूछा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग अस्पतालों में जो है मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसमें तो समय नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। याद रखेंगे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला है, जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? तो एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफीज कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, हाथ की उंगली में, पैर के अंगूठे में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफीज जो पाई जाती है, स्टेफीज ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? तो कान में। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन यानी CH4 हो जाएगा। क्या तो CH4 राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है? क्योंकि वहां भारी वाहन उद्योग है। किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर, धार में हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है ये किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? तो ये रायसेन में है। किसमें है? तो रायसेन हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो 1942 में। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध मझखवा खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मझखवा खदान जो है ये हीरा खनन के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पन्ना में। कहां पर? तो पन्ना हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। और राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो जनवरी 1949 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत
कौन सी है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं? तो मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा राइट आंसर। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भीमबेटका की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भीमबेटका की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये किस जिले में हो जाएगा? तो ये रायसेन में हो जाएगा। किस में? तो रायसेन में हो जाएगा राइट आंसर। जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। कब? तो फ्रांस की क्रांति 1789 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में हिंदी भी पूछा जाएगा, तो हम हिंदी के भी प्रश्न लेकर के आए हैं। अस्पताल या चिकित्सालय में आने वाली रोगी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो रोगी का विलोम आपसे पूछा गया है। अस्पताल या चिकित्सालय में आने वाले रोगी शब्द का सही विलोम जो हो जाएगा, तो रोगी का सही जो है सही विलोम होगा ये निरोग हो जाएगा। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये यदि धन अपि हो जाएगा। क्या? तो यदि धन अपि हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। या क्या है? तो यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। याद रखेंगे। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। क्या हो जाएगा? तो बहुत प्यारा होना। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें उज्जवल जो लिखा है, उज्जवल किस प्रकार लिखा जाएगा? उज्जवल का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो इसमें जो दोनों जा है ये आधा आते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चारपाई शब्द में कौन सा समास है? चारपाई शब्द में समास जब पूछा जाएगा तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर क्या होता है? तो द्विगु समास होता है। राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। जो उपकार को ना मानता हो उसको कृतघ्न कहेंगे। जो उपकार को ना मानता हो उसको क्या कहेंगे? तो कृतघ्न कहेंगे। और उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और ना मानने वाले को कृतघ्न कहेंगे। तो गलती नहीं करेंगे। सूर्योदय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी जो है स्वर संधि है? तो इसका संधि विच्छेद सूर्य धन उदय हो जाएगा। सूर्य धन उदय हो जाएगा। आ और उ मिलकर के क्या बन जाएगा? तो ऊ बन जाएगा। आ और ऊ मिलकर के ऊ बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। क्या? तो गुण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है तो जलद, ये बादल का पर्यायवाची है। मेघ भी है, नीरद भी है, जलज नहीं है। क्या नहीं है? तो जलज नहीं है। बाकी सभी जो है ये बादल के पर्यायवाची हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा ये क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। क्या? तो रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जरूर याद रखेंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? हमने आपको बताया है यहां कनक शब्द जो है ये 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग हैं। जैसे सोना और धतूरा हो जाए। कनक का जो
अर्थ है ये सोना हो जाएगा, और एक तरह का अर्थ धतूरा हो जाएगा। तो यहां पर जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार जब अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही भेद क्या होगा? तरणी और तरणी, एक पर आप छोटी ई का मात्रा कर लें। जब छोटी ई की मात्रा वाली तरणी का जो अर्थ होता है, तो तरणी यहां पर एक, आप दोनों पर बड़ी का मात्रा, एक पर छोटी की होनी चाहिए क्या? तो छोटी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो एक पर छोटी की मात्रा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो छोटी का मात्रा किस प्रकार? तो तरणी जो एक होगा, इस तरणी का जो अर्थ होगा ये सूर्य होगा, और एक का अर्थ क्या होगा? तो तरणी और तरणी, क्या? तो तरणी और तरणी, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, जब छोटी की मात्रा होगी तरणी तो सूर्य होगा, और बड़ी की मात्रा होगी तो नाव होगा। तो नाव होगा तो सूर्य और नाव राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से किस प्रकार जो है, से किस कारक की विभक्ति है? आपको पता है कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन है अरे, अधिकरण में पर। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, आप जरूर याद रखेंगे। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो जब से का अर्थ अलगाव होगा तो वहां पर अपादान होगा, और जब से का अर्थ के द्वारा होगा, जब से का अर्थ के द्वारा होगा, साधन का बोध होगा, तो वहां पर करण कारक हो जाए। किसके द्वारा? वृक्ष काटता है तो कुल्हाड़ी के द्वारा, तो यहां पर करण कारक है। अगला है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, यानी नयन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कई बार हमने आपको बताया, अगर आप हमारी क्लास से ज्वाइन करे होंगे तो निश्चित ही पता होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, विशेषण विशेष का संबंध। तो जब विशेषण विशेष का संबंध तो क्रमधारय हो जाएगा। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, विशेषण विशेष का संबंध, तुरंत आप लगाएंगे क्रमधारय, आगे बढ़ेंगे, एक नंबर आप अपना पक्का करेंगे। अगला है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास के बड़ी वस्तु मिल जाना, मनचाही आवश्यक वस्तु का मिल जाना, आंखों का इलाज होना, बहुत मेहनत करना। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही आवश्यक वस्तु का मिल जाना, मनचाही या आवश्यक वस्तु का मिल जाना। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक हो जाएंगे कौन? तो जयशंकर प्रसाद। आशु और कामायनी जो प्रसिद्ध महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद का है। तो 50 प्रश्न थे, कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तो टेलीग्राम 22 जून तक बैन है, 22 जून के बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।